बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मः शरणं गच्छामि। आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में जैसा आपने देखा कि हमने वैशाली के विश्व शांति स्तूप और वहाँ आसपास में लगे पानी का आपको नज़ारा दिखाया था। आज हम देखते हैं राजा अशोक के द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ, उसकी क्या हालत है और यहाँ उसका रख रखाव का काम कैसा चल रहा है और यहाँ पे कैसे लोग घूमने आ रहे हैं, और अगर कोई घूमने आता है तो उनको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। मित्रों, आप देख सकते हैं कि हम पहुंच गए हैं टिकट घर के पास, और आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि टिकट का कितना रेट है। आपको वीडियोग्राफी अगर करनी है तो उसके लिए आपको कहां से टिकट लेना पड़ेगा, तो पीछे आप हमारे देख सकते हैं ये टिकट घर है। और इस टिकट घर में डिजिटल इंडिया के तहत यहाँ पर भी आप डिजिटल पेमेंट का भी आपको सुविधा दिया गया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कैश है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको उसकी भी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है और वीडियोग्राफी चूंकि हम कर रहे हैं तो हमने इसका भी टिकट ले लिया है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसे है, कब बनवाया गया, सारी जानकारी आपको धीरे धीरे करके इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, तब हम प्रवेश कर रहे हैं मुख्य द्वार से। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आपको यहाँ के बारे में बताते जाएंगे। जैसे ही आप अंदर आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सड़क के दोनों किनारे पे लिखा गया है कि यहाँ पे ये कब बना, इसका निर्माण क्या हुआ, इसका इतिहास में क्या महत्व है, इस सब के बारे में आपको यहाँ पे दोनों तरफ दिखलाई देगा। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं चलते चलते आगे पहुँच गई हूँ और यहाँ आपको आगे स्तूप दिखाई देगा, साथ ही अशोक स्तंभ दिखाई देगा। मैं आपको थोड़ी सी इस अशोक स्तंभ के बारे में जानकारी दे दूं। ये अशोक स्तंभ जो है इसलिए बनवाया गया था क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम उपदेश को दिया था, और साथ ही यहाँ पे एक और जरूरी बात है कि स्थानीय वानर प्रमुख थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को शहद अर्पित किया था। इसके कारण भी अशोक स्तंभ बनवाया गया था। और इसका एक और कारण है, यहाँ जो आप अशोक स्तंभ देखेंगे तो यहाँ जो ऊपर में सिंह का जो चेहरा दिखाई देगा, जो बैठा हुआ है सिंह, वो उसका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ है। और ये उत्तर दिशा की तरफ उसका मुख इसलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश के बाद जाने की दिशा है, इसलिए अशोक स्तंभ का जो ऊपर सिंह बैठा हुआ है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो आपको दूसरी दिशा से आप दिखाती हूँ कि यह अशोक स्तंभ बाकी दिशाओं से कैसा दिखता है। दोस्तों, अब मैं पहुंच गई हूं उत्तर और पश्चिम दिशा में। यहाँ से आपको दिखाती हूँ अशोक स्तंभ कैसा दिख रहा है। तो आप सामने देख सकते हैं, ये जो आपको पानी दिखाई दे रहा है, ये वर्षा के कारण यहाँ पे पूरा पानी लगा हुआ है। हालांकि यहाँ जब आप गर्मी के मौसम में आएंगे तो इतना पानी नहीं होता है। पानी सिर्फ यहाँ पे जो सरोवर बनाया गया है वही उसी में सिर्फ पानी होता है, और ये पूरा सूखा हुआ होता है। मित्रों, यहाँ पानी में जो आपको ईंटों का अवशेष दिखाई दे रहा है, दरअसल वह अवशेष नहीं है, वह उन बौद्ध भिक्षुओं के बैठने का स्थान है जो यहाँ संगीतियों में आते थे और हिस्सा लेते थे। यह जो कुछ बड़ा दिखाई दे रहा होगा, कुछ छोटा दिखाई दे रहा होगा, कुछ ऊंचा है तो कुछ नीचा है, ये उनके पद के अनुसार स्तूप बनाए गए थे और वो उनका आसन हुआ करता था और वो इस पे बैठ कर संगीतियां करते थे। आइए दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पानी है या फिर यहाँ की सफाई की व्यवस्था क्या है। दोस्तों, अब मैं पहुंच गई हूँ पश्चिम दिशा की ओर, और ये जिस स्थान पे मैं खड़े हूँ ये सरोवर के एकदम ही पास है, लेकिन अभी पानी और सरोवर दोनों ही इक्वल हो चुका है, तो आपको नहीं पता चल रहा होगा कि सरोवर कहाँ पे है और बाकी जो खाली जगह है जहाँ पे बहुत संगीतियाँ हुआ करती थी वो जगह कहाँ है। कोई बात नहीं, हम आपको फिर कभी मौका मिलेगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर इसको दिखलाएंगे। और आप देख रहे हैं इस पश्चिम दिशा की ओर कुछ पानी सूख गया है, ये भी वही संगतियों का स्थान है। यहाँ पे भी बौद्ध भिक्षु बैठकर और चिंतन मनन किया करते थे और अपना प्रवचन दिया करते थे। दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ पूर्व दिशा की ओर। चूंकि बीच में रास्ता ब्लॉक था इसलिए हमें फिर से घूम कर इधर आना पड़ा, और इसके पहले जब मैं थी तो आपको ठीक है अभी जहाँ हूँ उसके ठीक सामने मैं थी, और अभी मैं इस दिशा की ओर आ गई हूँ। और आप ये अशोक स्तंभ को जो देख रहे हैं ये बलुआ पत्थर से बनवाया गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर है और इसको बनवाने में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। इस स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद करवाया था। जब उनको कलिंग विजय में नरसंहार देखा, खून ही खून हर तरफ देखा, तो उनका
हृदय परिवर्तित हुआ। उनको लगा कि क्या शास्त्र हमें यही सिखाता है कि हमें शस्त्र उठाना चाहिए। फिर वो बौद्ध धर्म की शरण में आए, उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को जगह जगह पर भेजने के लिए, बौद्ध धर्म को प्रचारित करने के लिए जगह जगह पे उन्होंने बहुत सारे स्तंभ बनवाए। उसमें से भी एक स्तंभ यही है, वैशाली का अशोक स्तंभ। इसको यहाँ पे स्थानीय लोगों की भाषा में अगर बोले तो भीम सिंह की लाठी भी कहा जाता है। और मैं आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताती हूँ, लोगों का ऐसा कहना है कि जिस दिन ये पूरा अशोक स्तंभ यानी कि भीम सिंह की लाठी जलमग्न हो जाएगा, उस दिन दुनिया में प्रलय आ जाएगा। दोस्तों, ये शायद जो यहाँ के लोग हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हर जगह पे पानी ही पानी होगा, तभी ये पूरा 11 मीटर ऊंचा स्तंभ डूबेगा और पूरा जो धरती है वो जलमग्न हो जाएगा। मुझे लगता है शायद हमारे पूर्वजों ने, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन्होंने ये शायद इसी चीज़ को लेकर के बनाई होगी। ये जो अभी यहाँ के प्रचलित कहावतों में से बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, शायद ग्लोबल वार्मिंग को लेकर ही उन्होंने चिताया होगा। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा प्रदूषण ना फैलाएं और अपने धरती को हम बचा के रखें। धरती रहेगा तभी हम रहेंगे। दोस्तों, यदि आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको यहाँ का लोकेशन बता रही हूँ। आप पटना तक आ सकते हैं। पटना के बाद आप चाहें तो हाजीपुर आकर, हाजीपुर से ट्रेन का परिचालन शुरू हो चुका है वैशाली तक, आप वहाँ तक आ सकते हैं। वहाँ से आपको गाड़ी से आना पड़ेगा जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर पड़ता है। और यदि आप पटना से सड़क मार्ग से ही आना चाहते हैं तो आपको हाजीपुर होते हुए वैशाली ब्लॉक तक आएंगे। वैशाली ब्लॉक से आपको उधर के लिए गाड़ी मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। और वैशाली ब्लॉक से ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर तकरीबन 4 किलोमीटर पड़ता है। और यदि आप मुजफ्फरपुर होके आना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर से आप वैशाली आएंगे और आप इधर आ सकते हैं। दोस्तों, चलते चलते मैं आ गई हूँ दक्षिण दिशा की ओर और ये जो है एकदम सरोवर के ठीक ऊपर का ये आपको दृश्य दिखाई दे रहा है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सिंह की मूर्ति है वो उसके ठीक हम लोग पीछे खड़े हैं और आपको वो बिल्कुल हमारे उल्टी दिशा में सिंह का मुख दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे एक इस प्रांगण में एक मंदिर भी है जो सरोवर के ऊपर का जो स्थान है उसके ठीक ऊपर है ये मंदिर। ये मंदिर जो है जगदम्बा माता का है और ये मंदिर कब से है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि ये हमारा जो भारत है, भारत में जो अनेकता में जो एकता है उसको दर्शा रहा है कि एक तरफ जहाँ बौद्ध धर्म के बारे में है, बौद्ध की जानकारियों के बारे में है, वहीं एक तरफ सनातन धर्म या जिसको हिंदू धर्म कहते हैं उसके बारे में भी है। तो ये जो हमारा देश है वो बहुत ही अद्भुत और अनूठा देश है और उसी का एक अभिन्न रूप है ये पूरा जगह और पूरा दृश्य। मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा हर जगह पे पानी भरा हुआ था, धीरे धीरे यहाँ पे का भी जलस्तर कम हो रहा है और ये पर्यटकों के लिए तो अब खुल चुका है, लेकिन अभी पर्यटक पानी होने के कारण उतना अधिक संख्या में नहीं आ रहे हैं। यहाँ का रख रखाव का काम हो रहा है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि यहाँ की साफ सफाई जो हो रही है और जो कटिंग हो रही है घासों की वो किस प्रकार हो रही है। तो चलिए चल के देखते हैं। मित्रों, हमें यहाँ पे कुछ पर्यटक दिखे हैं, आइए इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। आपका नाम क्या हुआ? जितेंद्र कुमार। मैं मुजफ्फरपुर से आई हूँ यहाँ पे कोल्हुआ घूमने। ऐतिहासिक धरोहर है जिसको घूमने हम आए हैं, बट यहाँ पे पानी लगा हुआ है। इसके लिए हमने काउंटर पे जो रसीद कटता है उनको हम बोले कि ये पानी की समस्या दूर क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो बोले कि मंत्री साहब आए और देख कर चले गए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक पर्यटक के रूप में जब हम पैसे दे रहे हैं, इसके रख रखाव के लिए ही हम पैसे दे रहे हैं, इसकी सुरक्षा के लिए ही पैसे दे रहे हैं, तो उसका काम क्यों नहीं हो। आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। तो वहाँ पे कुछ उन्होंने ऐसा दिया है जहाँ पे आप लिख के अपनी शिकायतों को रख सकें। हम उनसे पूछे कि शिकायत कहाँ पे किया जाएगा, तो वो बोले कि आप साइट पे जाके नंबर खोज लीजिए। हम बोले कि साइट का नाम बताइए, तो वो साइट का नाम नहीं बोले कि अपने से खोज करेंगे और क्यूरी कीजिए। अच्छा, तो आप यहाँ पे कितने देर पहले आए हैं? 10 मिनट हो गया। तो आपको कैसा लग रहा है? हर तरफ पानी ही पानी देख रहे हैं। क्या आप ऐसा सोच के आए थे कि आपको इतना पानी देखने मिलेगा? नहीं, ये ऐतिहासिक धरोहर को ऐसा रख रखाव रखा जाए ये हमें बहुत ही ख़राब लगा। ये पूरे ग्लोबल लेवल पे ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको हमेशा हम लोग का कर्तव्य है कि इसको बचा कर रखना। हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा कर्तव्य है हमारा ऐतिहासिक जो भी धरोहर है उसको बचा के रखना। और चूँकि यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं अन्य भी देशों में बहुत ही प्रचलित है और बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद पानी की वजह से आज बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप आए कैसे हैं? हम तो मुजफ्फरपुर बाइक से आए हैं और यहाँ पे दोपहर में तो संख्या कम रहती है, लेकिन शाम के समय बहुत ज़्यादा आते हैं, घूमते हैं, उस समय संख्या अधिक होती है। अच्छा, मतलब आप यहाँ अक्सर आते रहते हैं? जी हाँ, अक्सर आते रहते हैं। कम से कम इतने वाला लाइफ में 10-12 बार आ चुके हैं।
अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आपको ऐतिहासिक धरोहरों से भी इतना प्यार है, क्योंकि आजकल के युवा बहुत कम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं। नए नए दोस्त भी जो बनते हैं उनको हम ये दिखाने घुमाने के लिए चले आते हैं कि चलिए हमारे धरोहर को देखिए और समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वैशाली के उत्थान के लिए इतना काम कर रहे हैं। थैंक यू मैम। दोस्तों, मैं इधर आ गई हूँ जहाँ पे घास कटिंग की काम चल रही है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पे इस काम में लगे हुए हैं। आपको शायद मेरी आवाज़ भी स्पष्ट नहीं सुनाई दे रही होगी, क्योंकि पीछे जनरेटर चल रहा है और उसी के थ्रू यहाँ पे काम चल रहा है। तो आप देख सकते हैं घास के कई लेयर में कटिंग की जा रही है, फिर उसको हटाने के लिए कुछ लोग हैं। तो दोस्तों, चलिए उन लोगों से बात करके देखते हैं कि उनकी क्या समस्या है, वो यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं और वो लोग कितने कितने दिनों पे काम करते हैं। एक बार बात करके देखते हैं उनसे। आइए दोस्तों। दोस्तों, तो यहाँ पे काम कर रहे हैं एक दादाजी, तो आइए हम बात करते हैं इनसे। आपका नाम क्या हुआ? नंदकिशोर पासवान। अच्छा, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? 15 साल की। तो आपका जो काम चल रहा है ये परमानेंट होता है या फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है? कॉन्ट्रैक्ट पर है। हाँ। आपको जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसे मिल रहे हैं उससे आपका घर परिवार अच्छे से चल रहा है या फिर समस्या भी आती है कुछ? देखिए, हम लोग के 8400 रुपया मिलता है। लोग कहता है कि 1500 रुपया PF मिलता है, तो PF के तो हम लोग के जानकार नहीं है, लेकिन 8400 रुपया आता है हम लोग को। अच्छा, तो वो पैसे आप लोग के अकाउंट पे आते हैं, लेकिन PF के बारे में आप लोग को कोई जानकारी नहीं है? कहते हैं साहब हाँ लग चुका है, लेकिन लगाते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, मतलब उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको पूरा भरोसा है कि जो आप लोग निकाला है उसमें से छुड़ाया है, तो हमको अनुभव है से लगाते हैं। अच्छा, तो आपका घर कहाँ पे हुआ? बगले में कोल्हुआ में पड़ता है, कोल्हुआ अशोक स्तंभ। अच्छा, तो यहाँ पे और भी आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हैं या फिर सिर्फ पुरुष ही हैं? 2 स्त्री है, 6 पुरुष है। तो आप लोग यहाँ जो घास का कटिंग करते हैं, कितने दिनों पे ये कटिंग होती है? ये कटिंग 1 महीना लग जाता है पूरा लोन काटने में। अच्छा, और कटिंग के अलावा आप लोग और यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं? फूल के काम करते हैं, फूल पत्ती काटते हैं। दोस्तों, अभी हमने चाचा जी से बात किया, आपने देखा कि उनका काम किस तरीके से चल रहा है, वो किस तरीके से अपने काम को इस कड़क धूप में अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। वो इस उद्यान को अच्छा बनाने में, अगर सही ढंग से कहें तो यही वो वर्कर्स हैं जो अपने काम को बखूबी करते हैं और पर्यटक जो आते हैं उनके लिए इसको साफ सुथरा रखते हैं। यही हमारे देश का सच्चा धरोहर है, जो कि हमारे ऐतिहासिक धरोहर को हमेशा ही अच्छा रखने में, उसको हमेशा ही वो चमचमाता रहे, इसलिए वो हमेशा काम में लगे रहते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया कि चाचा जी काम कर रही थी, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। आपका नाम क्या है? सोनिया देवी। आप यहाँ पे कितना टाइम से काम कर रही हैं? 7 साल। इनका काम जो था वो इनको निकाल दिया गया है, अभी पार्ट टाइम पे काम कर रही हैं। तो आपका घर परिवार अभी कैसे चल रहा है? खुरपी से बनिहारी करते हैं तो खाते हैं, नहीं बनिहारी होते हैं तो उपास पड़ जाते हैं। तो आपके घर में कौन कौन है? 3 गो बच्चा है, छोटा छोटा। तो वो लोग स्कूल जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का कैसे चल रही है? लॉकडाउन लग गया था, स्कूल बंद हो गया, सरकारी तो नहीं पढ़ाई करता है। और आपके पास मोबाइल तो होगा नहीं, स्मार्टफोन? हमको पास मोबाइल नहीं है किसी के फ़ोन करने के लिए। अच्छा, आपके पास किसी को फ़ोन करने के लिए भी मोबाइल नहीं है, तो फिर अगर किसी से बात करनी हो, किसी रिश्तेदार से, तो कैसे बात करती हैं? किसी से नहीं हम बात करते हैं, हमको मोबाइले नहीं है तो किसका से बात करेंगे। नहीं, रिश्तेदारों से किसी से बात करनी होती होगी तो वो कैसे बात करती हैं? तो किसी और के मोबाइल से? दूसरे के मोबाइल से हम बात करते हैं, कभी कहूँ से फ़ोन आते हैं तो। अच्छा, पहले आप यहाँ पे क्या काम करती थी? जितना ईंटा है सर्किल में उतना में कमाई करते हैं, साफ सुथरा जंगल करते हैं। तो अभी जैसे आप बता रही थी कि आप जो काम कर रही थी उससे आपको निकाल दिया गया है और आपको यहाँ पे छोटा मोटा काम करवाया जाता है, तो अभी आपसे क्या काम करवाया जाता है यहाँ पे? कुछ नहीं, हम लोग से करवाते हैं। साफ कहते हैं कि जब दिल्ली से फ़ोन आ गया तो नहीं आया, लेबर आएंगे। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनकी समस्या, ये पहले काम करती थी, लेकिन अब इनका कहना है कि इनके जो साहब है उनको दिल्ली से फ़ोन आ गया तो इनको काम से निकाल दिया गया। जो ये काम करती थी, अब ये छोटा मोटा यहाँ पे साफ़ सफाई की काम होती है तो वो काम करती है, नहीं तो ये दूसरे के खेत में काम करके अपना जीविकोपार्जन चलाती हैं। और इनके पति की भी मृत्यु हो चुकी है, जिससे कि इनको और भी काफ़ी आर्थिक समस्या देखने को मिलती है। और इन्होंने बताया कि इनका जो सरकारी योजना के तहत BPL सूची वालों को जो अनाज मिलता है उसका भी इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, ना ही इनको विधवा पेंशन का ही
नहीं लाभ मिल पा रहा है, तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगी कि इनके लिए वो जरूर ही कुछ काम करें, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें कि जो वर्कर यहाँ पे काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर जिनको बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व नोटिस के जिनको निकाल दिया जा रहा है, उनके साथ कम से कम ऐसा ना किया जाए और इनका जो सैलरी है वो इनको टाइम पे मिले। दोस्तों चलते चलते मैं यहाँ आ गई हूँ, एक कोई स्टाफ है जो यहाँ पे काम करते हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि उनका घर परिवार कैसा चल रहा है, कोरोना के बाद उनकी क्या स्थिति हुई है और फिर से अनलॉक प्रक्रिया कहें या फिर पूर्णतः अनलॉक कहेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इनसे बात करते हैं किसी समय में उनका घर परिवार और उनकी स्थिति क्या है, यहाँ पे क्या सारे काम हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। आपका नाम क्या हुआ? शंभू महतो है। तो आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? हम एम्प्लॉय हैं यहाँ का। हम यहाँ पर जो है से भारत सरकार का द्वारा जो है से यहाँ पर हम रहते हैं। तो यहाँ पे आपका मुख्य रूप से काम क्या होता है? आप यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं? देख रहे कि इसके सर सफाई के लिए हैं, जो बाहरी आदमी लोग आते हैं उन लोग को समझाना चाहे देखना है। जो सर सफाई का काम हुआ वो लोग हम लोग करते हैं, ड्यूटी अपना करते हैं। तो आप यहाँ पे कितना समय से काम कर रहे हैं? हम तो हैं यहाँ कुछ दिन से हैं। तो आप जो काम कर रहे हैं तो आपका परमानेंट है या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पे? परमानेंट है हम लोग। अच्छा, तो आपको यहाँ पे क्या लगता है कोरोना के पहले और बाद में क्या अंतर आया है, परिस्थिति कितनी तो बहुत यहाँ मैंने प्रॉब्लम हुआ है। जो बाहरी टूरिस्ट आते थे यहाँ तो वो लोग आना जाना बंद है। जो आपको इंडियन है कभी दिन में 2 4 10 आते हैं, ना तो कोई दिन ऐसा है जो वो भी नहीं आते हैं। तो पहले यहाँ पे एक दिन में अगर देखा जाए तो कितने लोग आ जाते थे तकरीबन? अगर आप पहले, अब ऐसे तो हम लोग डिटेल नहीं बता सकेंगे। ऐसे हर देश का यहाँ लोग आते थे, जापान हुआ, कोरिया हुआ, थाईलैंड हुआ, बर्मा हुआ, चाइना हुआ, श्रीलंका के लोग आते थे। तो जिस समय कोरोना के पहले का ये सब कहानी है, और उसके जब से कोरोना हुआ है तब से तो यहाँ कुछ नहीं, कहीं का बाहरी आदमी नहीं आ रहा है यहाँ। तो सरकार इसके लिए कुछ पहल करी है? मीन्स यहाँ जो जिस तरीके से ये विश्व धरोहर कहलाता है, गणतंत्र की जननी कही जाती है, बौद्धों का यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है। जैसा कहा जाता है कि बुद्ध वर्षा काल में यहीं पे निवास करते थे। तो सरकार इसके लिए आप कहाँ तक देख रहे हैं, सरकार कितना पहल कर रही है? सरकार तो पहल कर ही रहा है। अब सरकार का जो अभी सगरों पानी भरा हुआ है, अब पानी भरा हुआ है, ये पानी आपको निकाले का कहीं से कोई ऐसा रास्ता नहीं है। और रास्ता भी सरकार दिए हुए है, पाइप लगाए हुए हैं नहर में पानी गिराने के लिए। तो नहर में पानी पूरा फुल है, इधर चौड़ में आपको पानी पूरा फुल है, और इसका वाटर लेवल जो है से ये अशोक स्तंभ का नीचे है, और कहीं से पानी निकालने का कोई सुविधा नहीं है। ऐसे तो सरकार इस पर प्रयास करता है पानी निकालने का। कई बार पंपी सेट मशीन लगा करके पानी निकाला गया है, फिर भी निकालता है, फिर भी उतना ही पानी हो जाता है। समस्या जटिल है और सिर्फ बारिश के कारण ही हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दोस्तों अभी हमने बात किया, जैसे कि आपने देखा कि ये प्राकृतिक आपदा, पहले कोरोना आई, फिर उसके बाद से यहाँ पे बाढ़ का पानी जिस तरीके से जमा हो रहा है और पहल किया जा रहा है पानी निकालने का, लेकिन फिर भी इसका वाटर लेवल नीचे होने के कारण बार बार पानी जो है सो बढ़ जा रहा है। चूँकि ये अभी से नहीं, बहुत वर्षों से ये विख्यात है। यहाँ पे बौद्ध को लेकर हो या फिर अशोक का जो बनवाया गया स्तूप, इन सबको लेकर यह बहुत प्रसिद्ध है और विश्व में इसका एक अलग ही स्थान है। तो सरकार इसके लिए पहल कर रही है। कुछ लोग भी हैं जो अपने स्तर पे पहल कर रहे हैं। यहाँ पे बाहर में जब हम एंटर कर तो हमने देखा बहुत सारी दुकानें यहाँ पे हैं जो कि बंद है। जब यहाँ पे कोरोना के पहले अगर आप आते तो देखते बहुत सारी दुकानें थी, इसमें बहुत कुछ बिकता था और उन लोगों का जो जीवन यापन है उसी पे निर्भर था, जो कि कोरोना के कारण वो एकदम ही बंद हो गया। पता नहीं वो लोग सब कोई तो दिखे नहीं, वरना उनसे भी बात करती कि उन लोगों का जीवन यापन कैसा चल रहा है। दोस्तों हमने तकरीबन हर तरफ से आपको दिखा दिया कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो एक अपने तरफ से पूरा जो दृश्य है उसको दिखाए कि यहाँ पार्क किस प्रकार का है, यहाँ पे कितना पौधा लगा हुआ है और कितना सुंदर लग रहा है पूरा जो गार्डन बनाया गया है। हालांकि पानी लगने के कारण बहुत सारा जो पेड़ है, बहुत फूलों की क्यारियाँ हैं वो खराब हो गई हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर काम शुरू हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया, उन लोगों से बात भी करी, उनकी क्या समस्याएं हैं और वो साथ में वो काम भी कर रहे हैं। बहुत तेज धूप है दोस्तों, फिर भी वो अपने काम पे डटे हुए हैं और ज़रूर ही इसको अच्छा कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं जब आप न्यू ईयर मनाने आए या फिर क्रिसमस मनाने आए तो आपको एक हरा भरा पार्क दिखे। दोस्तों अशोक स्तंभ के लिए आज इतना ही। कैमरामैन कृष्णा के साथ मैं शुभम, वैशाली तक। धन्यवाद।